हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक मज़ेदार कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। मेरे जेठ जी मुझे देखते ही दूध पीने की ज़िद करते। मेरा मन भी था कि मैं अपने जेठ जी को दूध पिलाऊं। एक दिन मेरे पतिदेव घर पर नहीं थे तो मैं रात को जालीदार नाइटी पहनकर अपने पति की यादों में तड़प रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनी है और मेरे पति का नाम राजीव है और हम जौनपुर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी शादी को अभी 7 महीने ही गुजरे थे। मेरे जेठ जी ने मुझे आवाज़ देकर पुकारा। मेरे ससुराल में बस मेरे जेठ जी ही रहते थे क्योंकि सास ससुर का देहांत 5 साल पहले ही हो चुका था और मेरे जेठ जी की पत्नी एक बीमारी के कारण मौत हो गई। मेरे पति ने शादी की रात ही मुझे ख़ास तौर पर कहा था कि मेरे भैया को गुस्सा बहुत आता है, उन्हें कभी भी किसी भी बात से इनकार मत करना वरना वे गुस्से में पागल हो जाते हैं। और 5 दिन में भी यही देख रही थी। जब भी वे मेरे पति राजीव को एक आवाज़ देते तो मेरे पति की तो जैसे रंगत ही उड़ जाती, एकदम से घबराहट सी होती उनको और फट से वे कमरे से बाहर निकल जाते थे। अपने पति की बात मानकर मेरे दिल में भी जेठ जी का बड़ा रौब था। गुस्से में तो वे वाकई रहते थे। सुबह सुबह ही राजीव ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन उस वक्त मेरे जेठ जी ने राजीव को पुकारा तो फ़ौरन कमरे से बाहर चले गए। बाहर से मुझे अपने जेठ जी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कह रहे थे कि तुम्हें एहसास भी है कि कपड़े की दुकान में तुम्हारे ना होने की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और आज फिर तुम छुट्टी करके बैठ गए। अभी के अभी कपड़े की दुकान में पहुँच के सारे वर्कर सिर पर खड़े रखो ताकि वे ठीक से काम करें। तुम्हारी शादी मैंने इसलिए नहीं की तुम कमरे में ही घुस कर बैठे रहो और अपनी पत्नी से भी कह दो किचन की जिम्मेदारी संभाल ले। यहाँ कोई औरत तो नहीं है जो उसके नखरे उठाएगी। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो आया था। तभी 5 महीने गुजर गए थे शादी को और मैं भी नाश्ता बना कर दे रही थी। इसमें मेरे जेठ जी कई खामियां निकाल चुके थे, लेकिन राजीव ने मुझे प्यार से मोहब्बत से ही समझाया था कि भैया की बात का बुरा मत मनाना। 6 महीने तो मैं सोचती रही, इस उलझन में रही कि जेठ जी का मिजाज आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन आज जो शोर शराबा मेरे जेठ जी ने मचाया था, मैं तो बहुत घबरा गई थी। राजीव कब कमरे में दाखिल हुए तो उनका चेहरा बुझा हुआ था। कहने लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कपड़े की दुकान में जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, काम पहले है, बाहर हम फिर कभी चले जाएंगे। मैंने भी एतराज़ नहीं किया था। राजीव अपनी दुकान पर चला गया था। मैं किचन में आकर बर्तन धोने लगी। दिन में ही मैंने खाना भी बनाया और घर के सारे काम भी मुझे करने पड़े। मेरे जेठ जी ने नौकरानी को भी जवाब दे दिया था। कहते हैं कि जब बहू घर में आई है तो सफाई भी वही करेगी। मैंने पूरे घर की सफाई कर ली थी और थक हार कर अब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो मेरे जेठ जी ने मुझे आवाज़ दी। वह अपने कमरे में बैठे थे। मैंने सिर पर अच्छी तरह से दुपट्टा लिया, लेकिन दुपट्टा रेशमी था, इसलिए जब अपने जेठ जी के कमरे में गई मैंने पूछा, जी भैया जी कुछ चाहिए था आपको? उन्होंने सिर से पाँव तक बड़े गौर से देखा, फिर बड़े अजीब अंदाज से अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। कहने लगे, दूध पीना है, दूध। ये सुनकर मुझे सबसे पहले अपने दुपट्टे का ख्याल आया था क्योंकि मेरे सीने से दुपट्टा सरक चुका था। मैंने फ़ौरन अपना दुपट्टा सही किया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे अपने जेठ जी की ये हरकत अजीब लगी थी। जेठ जी तो अपने बहू को सिर से पाँव तक इस तरह से नहीं देखते। मैं फ़ौरन ही किचन में आ गई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मैंने फ्रिज खोले, दूध का गिलास भरकर दुपट्टा अच्छी तरह से खुद पर लपेट कर अपने जेठ जी के कमरे में आ गई। साइड टेबल पर दूध का गिलास रख दिया। इससे पहले कि मैं कमरे से बाहर जाती मुझसे जेठ जी कहने लगे कि थोड़ी देर मेरे पास बैठा करो, बात कर लिया करो। घर में अब तुम्हारे अलावा तो कोई होता नहीं और मैं बड़े दिनों से अकेला था और अकेले ही बैठकर बोर हो जाता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान सी हो गई थी। मेरे जेठ जी के कमरे में सिर्फ एक बेड था, अलमारी थी, बैठने के लिए अलग से कोई कुर्सी नहीं थी, इसलिए मुझे मजबूरन ही बेड के किनारे पर ही बैठना पड़ा। वे मुझसे इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास पकड़कर मुंह में लगाया तो फ़ौरन उसे पीछे हटा लिया। कहने लगे, इतना ठंडा दूध, यह मैं नहीं पी सकता, मुझे तो गरम गरम दूध पसंद है। ये कहते हुए फिर नज़रें मेरे चेहरे से होते हुए मेरे पूरे बदन पर सफ़र करने लगी। उनकी नज़रों में न जाने ऐसा क्या था कि मैं उलझन का शिकार होने लगी थी। मेरे हाथों में पसीने उतरने लगे थे, चेहरे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई देने लगे थे। कहने लगे, जाओ ना इसे गर्म करके ला दो। दूध का गिलास पकड़ा और खड़ी हो गई। वैसे तो 4 दिन से मेरे जेठ जी बड़े ही गुस्से में बात कर रहे थे जब राजीव घर में होता, लेकिन आज तो उनका लहजा बड़ा ही धीमा था।
लग ही नहीं रहा था कि ये वे मेरे वही जेठ जी हैं जो 4-5 दिन से राजीव को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और गुस्से से राजीव से बात कर रहे थे, डांट रहे थे। मैंने दूध को पतीले में डालकर ज़रा सा गर्म किया, फिर गिलास में डालकर अपने जेठ जी के पास ले गई। जैसे ही मैंने गिलास उनके आगे बढ़ाया, उन्होंने गिलास के साथ मेरे हाथ भी थाम लिया। मुझे तो जैसे पूरे बदन में करंट सा लगा था। मैंने फ़ौरन घबरा कर हाथ पीछे करना चाहा तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं कमरे के बाहर जाने लगी तो कहने लगे कि अरे बहू, कहाँ जा रही है, यहाँ बैठ ना मेरे पास। यह तन्हाई का सांप तो मुझे अब और भी ज़्यादा डसने लगा है। ये कहकर जेठ जी ने ठंडी आह भरी। मुझे अब और भी ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अजीब सा महसूस होने लगा था। फिर कहने लगे, तुमने शादी के अगले दिन जो लाल रंग का फैंसी ड्रेस पहना था, बड़ा जच रहा था तुम पर, आज शाम वही पहन लेना। ये सुनकर भी मुझे बुरा लगा था। ये फरमाइश तो राजीव को मुझसे करनी चाहिए थी, ना कि जेठ जी को। अब तो मेरे जेठ जी ने रोज़ का तमाशा ही पकड़ लिया था। अब राजीव दुकान जाता, मेरे जेठ जी मुझे अपने कमरे में बुला लेते, मुझे अजीब नज़रों से देखते, बार बार अपने सूखे होठों पर ज़बान फेरने लगते, फिर कहते मुझे दूध पीना है, मुझे दूध गर्म करके दो। मैं दूध का गिलास देखकर उनके पास जाती तो मेरा हाथ पकड़ लेते, कहते मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। मैं भला क्या बातें कर सकती थी। मैं काम के बहाने बनाकर निकलने लगती कि मुझे खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं। असल में मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा दिल बेचैन सा होने लगा था। सोच रही थी मुझे राजीव से बात करनी चाहिए, लेकिन कैसे करती। वे तो अपने भैया के सामने क्या कुछ नहीं थे, एक शब्द ही नहीं बोलते थे, सिर झुकाए जी भैया कहता रहता था। एक दिन मैं किचन का सारा काम कर रही थी कि मेरे जेठ जी अचानक से किचन में आ गए। मुझे पीछे से पकड़ लिया, झटके से टेबल से लगा दिया, पीछे से ही मेरी, और फिर जो कुछ मेरे साथ किया। मैं अपनी इज्जत बचाकर अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, बेड पर बैठ गई। बेचैनी मुझ पर बुरी तरह से सवार थी, मेरा पूरा वजूद काँप रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे जेठ जी मेरे साथ ऐसा भी कोई हरकत कर सकते हैं। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैं सोच चुकी थी कि मैं राजीव से बात करूंगी। मेरा पूरा दिन कोई काम नहीं किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। कई बार मेरे जेठ जी मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा चुके थे कि उन्हें भूख लगी है, मैं उन्हें खाना दूं, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। मेरी जगह कोई भी होती तो औरत यही करती जो मैंने किया था। रात को मेरा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया गया। राजीव थे, कहने लगे, सोनी दरवाज़ा खोलो। ये क्या बदतमीज़ी है कि तुम सुबह से दरवाज़ा बंद किए कमरे में बैठी हो। राजीव की आवाज़ सुनकर ही मैंने दरवाज़ा खोला था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो दोनों भाई मुझे गुस्से से देख रहे थे। कहने लगे, तुझे ज़रा भी एहसास और शर्म है? मेरा भैया सुबह से भूखा बैठा हुआ है और तुमने इन्हें रोटी तक नहीं दी। इन्हें शुगर की बीमारी है, अगर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती तो इनकी ज़िम्मेदारी कौन होता। मैंने कहा कि मैं उनकी ज़िम्मेदारी नहीं संभाल सकती, बेहतर है कि आप कोई और इंतज़ाम कर लीजिए। मेरा ये कहना था कि राजीव गुस्से से भड़क उठा, कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी है। पीछे से मेरे जेठ जी कहने लगे, देख रहे हो ना तुम, अभी 5 महीने नहीं हुए हैं और इसने अपने रंग भी दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़कियाँ शादी के बाद ऐसा ही करती हैं और अलग होने के सपने पहले ही आंखों में सजा लेती हैं। मेरा पति कहने लगा कि आज तो तुमने ये बात कह दी है सोनी, आइंदा से अगर कहा तो हाथ में तलाक का पेपर पकड़वा कर तुम्हें विदा कर दूंगा। ये सुनना था कि मेरा रंग उड़ गया था। मेरे पापा के पहले से ही 4 बेटियां थी और वह शरीफ इंसान थे, बड़ी मुश्किल से ही दहेज इकट्ठा करके एक एक बेटी की शादी कर रहे थे। मेरी माँ भी मुझे विदा करते वक्त बोल चुकी थी कि कभी भी लड़कर हमारे घर वापस मत आना, अपने पति और जेठ की हर बात मानना और अपना घर बसाने की कोशिश करना। लेकिन जो कुछ मेरे जेठ जी चाहते थे वे मैं नहीं कर सकती थी। उनकी हरकतें और बेबाक गुस्ताखियाँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उस वक्त राजीव जितने गुस्से में थे, मैं अगर बताती तो यकीनन मुझे ही झूठा कह देते। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, जाकर बेड पर बैठ गए। मेरे जेठ जी कहने लगे, राजीव इसको आखिरी बार समझा दो, इसका दिमाग सही कर दो, वरना फिर मैं इसकी माँ से जाकर बात करूँगा, इसके बाप से कहूँगा कि संभालो अपनी बेटी। ये कहकर वे गुस्से से वहाँ से चले गए। मैंने एक गुस्से भरी नज़र अपने जेठ जी पर डाली थी। राजीव कहने लगे कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम्हारे सिर पर कौन सा 7-8 मेंबर का बोझ है जो तुमसे संभाला नहीं जाता। अरे मेरे तो एक ही तो भैया हैं, न माँ है, न बाप है, न बहन। ऐसी ज़िंदगी की तो लड़कियां ख्वाहिश करती हैं जहाँ उनके सिर पर कोई जिम्मेदारी ना हो। मैंने कहा कि काश कि मेरी सास और ननंद और देवर होते तो आज मैं जिस हाल से गुजर रही हूँ उस हाल से ना गुजरती। मेरी बात पर वे मुझे गुस्से से देखने लगे, कहने लगे, ऐसे कौन से मसले पैदा कर दिए हैं मेरे भैया ने, तुम्हारे सिर पर सिर्फ 2 वक्त की रोटी तो देनी पड़
पड़ती है वह भी तुम्हें बोझ लग रही है। देखो अपने घर में झगड़ा फसाद नहीं किया जाता। दुकान से थका आ रहा आता हूँ और आते ही ये सब कुछ देखना पड़ता है। मुझे सुकून चाहिए। मेरी शादी सुकून हासिल करने के लिए की है, ना कि ये फसाद झगड़ा देखने के लिए। मैंने कहा राजीव ऐसा करो अपने भैया की शादी करवा दो। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ राजीव ने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगा शर्म नहीं आती तुम ऐसी बातें करते हुए? भैया की उम्र शादी की है क्या? मेरे भैया की 2 रोटियां भी तुम पर इतनी बोझ बन गई हैं जो तुम्हें पकाना भी भारी पड़ रहा है। मैंने कहा तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वह कहने लगा ये कौन सी बात है जिसे मैं समझ नहीं सकता? मेरे भैया की उम्र अभी 45 साल है, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ है और तुम चाहती हो इस उम्र में भैया एक औरत की जिम्मेदारी संभालें। अब मैं इन्हें क्या बता दी कि उनका रवैया नहीं अपने भाई की पत्नी पर नज़र रखे हुए हैं। मैंने कहा कि आप शादी करवा दें, मैं आपके भैया और भाभी दोनों को संभाल लूँगी। मेरी बात पर वह अजीब सी हंसी हंसा और कहने लगा कि एक मेरे भैया की 2 रोटियां तुमसे पकाई नहीं जाती और तुम मेरी भाभी को संभाल लोगी। देखो ये घर और बिजनेस सब मेरे भैया ने बनाया है। अगर कोई उनकी पत्नी की हैसियत से आ गई तो सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी और मुझे और तुम्हें धक्के मार कर निकाल देगी इस घर से। भैया के गुस्से से तुम अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। जब गुस्से में आते हैं तो किसी का लिहाज नहीं करते। मैं भी चुपचाप उनकी सुनता रहता हूँ। अब दोबारा से भैया की शादी का नाम मत लेना। ये कहकर वे कमरे से बाहर निकल गए। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने जेठ जी की इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और मायके जाने का मतलब था कि अपना घर बर्बाद कर बैठती। हम लड़कियां भी कितनी मजबूर होती हैं। अपना घर बसाने के लिए क्या कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तलाक ले लेती तो दोबारा मेरी शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अगर मैं तलाकशुदा हो जाती तो मेरी छोटी बहनों के भी रिश्ते आने बंद हो जाते। मैं तड़प तड़प कर आंसू बहा रही थी। दुपट्टे से साफ करने लगी कि फ़ौरन से राजीव की आवाज़ आ गई। कहने लगे सोनी बाहर आओ, जल्दी से नाश्ता पराठा बना कर दो। भैया को बाजार का खाना हजम नहीं होता। मैंने बाहर जाकर नाश्ता बनाया और कमरे में आ गई। मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था, लेकिन राजीव ने एक बार भी मुझे ये नहीं कहा कि तुम भी पूरे दिन से भूखी हो, खाना खा लो। मर्द कभी औरत की परवाह नहीं करता, बस उसे अपने कामों से मतलब होता है। राजीव का शुमार भी ऐसे ही मर्दों में होता था। मैंने उसके बाद अपने होंठ बंद कर लिए थे। राजीव जब दुकान चले गए तो मेरे जेठ जी मुझे आवाज़ देने लगे। मैं बड़ी मजबूरी में और बेबसी में उनके कमरे तक गई थी। मुझे देखकर वह अजीब सी हंसी हंसने लगा। तुम क्या समझती थी तुम्हारे हुस्न का जादू मेरे भाई के सिर पर चढ़ गया होगा और तुम्हारे लिए वह मुझे छोड़ देगा, मुझसे अलग होकर तुम्हें एक अलग घर ले लेगा? अपनी सोच को बदल लो। मैंने उसके पर अच्छी तरह से कतर रखे हैं। वह चाहकर भी कहीं नहीं जा सकता और ना ही तुम जा सकती हो। इसलिए मैंने किसी अमीर घराने की लड़की से अपने भाई की शादी नहीं की। कहीं वे मेरे भाई को उड़ाकर ही ना ले जाए, इसलिए तुम्हें लेकर आया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे बाप के ख़्यालात ऐसे ही हैं कि वे तुम्हारा घर बसाने के बाद दोबारा से तुम्हें अपने घर बैठा नहीं सकता या अलग से कोई घर दिला नहीं सकता। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो तो तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मैं बेहद परेशान होकर रह गई थी। कहने लगे जाओ जाकर मेरे लिए गर्म दूध लेकर आओ। ये शब्द मेरे अंदर आग लगा देता था। मेरा जी चाहता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं। ऐसी गंदी और बेइज्जती भरी ज़िंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं अब यही करती थी कि खाना अपने जेठ जी के कमरे में पहुंचाकर फ़ौरन बाहर आ जाती थी। ना उनके पास बैठती थी, ना बात करती थी। ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में ही गुजारा करती थी। एक दिन तो हद ही हो गई। मेरे जेठ जी ने राजीव का भी लिहाज नहीं किया। रात को खाना खा रहे थे। मैंने अपनी जेठ जी की फरमाइश पर बिरयानी बनाई थी। बिरयानी बनी भी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए कहने लगे आज तो बहू ने मेरा दिल खुश कर दिया, बहुत मज़े का खाना बनाया है। राजीव ये सुनकर मुस्कुराने लगा, मुझे गर्व भरी निगाहों से देखने लगा, लेकिन मुझे ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। फिर मेरे जेठ जी ने जेब से अपने 1000 निकाले और मेरी तरफ बढ़ाए। कहने लगे ये लो तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे इनकार करने पर राजीव मुझे घूरने लगा। कहने लगा भैया अपनी खुशी से दे रहे हैं, इनकार नहीं करते, रख लो। ना चाहते हुए भी मैंने 1000 पकड़ लिए। मैं बर्तन उठाने लगी, जैसे ही खड़ी हुई तो मेरे जेठ जी भी खड़े हो गए। मेरी तरफ बढ़कर मुझे अपने गले लगा लिया और मेरे माथे पर चूम लिया। मैं तो यूँ थी कि जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई थी। कहने लगे मैं तुम्हारे बदले हुए रवैये पर बहुत खुश हूँ, ऐसे ही रहोगी तो बहुत जल्द मेरे दिल में जगह बना लोगी। ये कहकर वह अपने कमरे में चले गए। मैं राजीव को देख रही थी, जिसके चेहरे पर कोई भी असर नहीं था, लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी थी। मैंने कहा कि भैया का ये कौन सा तरीका है, उनको कहिए मुझसे दूरी रखकर बात किया करें। उनका क्या हक
बनता है मुझे अपने सीने से लगाने का। ईश्वर ने भी तो एक उम्र के बाद बाप और बेटी को दूरी रखने के लिए कहा है, और माँ बेटे में भी। मेरी इस बात पर राजीव भड़क कर कहने लगे, तुम इतनी छोटी सोच की मालिक हो सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा भैया तुम्हें अपनी बेटी समझता है, क्या हुआ जो उसने तुम्हें ज़रा सा हाथ लगा दिया, तुम्हारे सिर पर प्यार कर लिया। अजीब लड़की हो तुम। बजाय इसके कि भैया के दिल में जगह बनाओ, तुम हर बात पर एतराज़ करती हुए धीमे लहजे में मुझे घूर कर बोल रहे थे। कहने लगे कि शुक्र करो कि भैया ने ये बातें नहीं सुनी, वरना बहुत ही मुसीबत बढ़ जाती। मेरे सिर पर फिर उंगली उठाकर मुझे चेतावनी देने लगे। कहने लगे, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ सोनी, अपना रवैया ठीक भैया के साथ ठीक रख लो। मैं रोने लगी। मैंने कहा, राजीव मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो चुकी है। ऐसा करो, मुझे जहर ला कर दे दो या अपने भैया की शादी करवा दो। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। कुछ देर बाद आधी रात बाहर डोरबेल बजी थी। फिर बाहर शोर की आवाज़ आने लगी। मैं कमरे से बाहर आई तो मुझे पता चला कि एक मेरा देवर भी है जो दिल्ली में पेंटिंग हासिल करने गया था, और वह वापस आ चुका है, वह भी अपनी पत्नी के साथ। मेरे देवर ने वहीं शादी कर ली थी और मेरे जेठ जी उससे नाराज़ थे, इसलिए उन्हें घर आने की इजाज़त नहीं दी थी, और ना ही इस बात का हमें कुछ मालूम था कि राजीव का कोई भाई भी है। मैं उन दोनों पति पत्नी को देखकर हैरान थी। मेरे जेठ जी भी बहुत गुस्से में खड़े थे। कहने लगे, अगर अपनी मर्ज़ी से शादी की थी तो फिर इसे यहाँ वापस क्यों लाए हो, वहीं रहते। वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। फिर राजीव ने भी कहा कि भैया गुस्सा जाने दीजिए, जो होना था वह हो चुका है, राकेश को गले लगा लीजिए। बहरहाल अब मेरी देवरानी भी आ चुकी थी। काफ़ी खूबसूरत सी दुबली पतली सी लड़की थी। मैं भी शुक्र की कि अब घर में अकेली मैं नहीं हूँ। मेरी देवरानी काफ़ी खुश मिजाज और बातूनी किस्म की लड़की थी, मेरे साथ घुल मिल गई थी। राकेश राजीव के साथ दुकान जाने लगा था। मेरे जेठ जी का ध्यान मुझसे हटकर अब देवरानी की तरफ हो गया था। एक रात खाना खाने के दौरान कहने लगे कि अब मेरा सारे काम छोटी बहू करेगी। वह भी खुशी से तैयार हो गई। कहने लगी कि ठीक है भैया, आपको भी जो चाहिए होगा आप मुझसे मांगा करें। राकेश भी यही सुनकर मुस्कुराने लगा। लेकिन कुछ दिन गुजरे थे कि एक बार मेरी देवरानी जी जब जेठ जी के कमरे से बाहर आई तो बड़ी बदहवास सी थी और बहुत ही उदास थी। बार बार अपने चेहरे का पसीना पोंछ रही थी। मैं समझ सकती थी कि वे किस तकलीफ़ से गुजर रही है। किचन में जाकर चुपचाप बर्तन धोने लगी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो कहने लगी, मुझे जेठ जी की आदतें बड़ी अजीब लगती हैं, अजीब नज़रों से देखते हैं। कभी हाथ पकड़ लेते हैं, कभी झटके से गले लगा लेते हैं, कभी अपनी अजीब सी बातें करते हैं जिसे सुनकर मेरे कानों की लौ तक लाल हो जाती है। कहने लगी, मैं तो राकेश से बात करूंगी, वह तो कहते थे कि उनके भैया बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये तो बात बात पर मुझे अपने करीब करते हैं, मुझे अपने पास लेने की कोशिश करते हैं। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा कि ये दोनों भाई कभी भी अपने भाई की बात नहीं टालेंगे। मैं भी इस तकलीफ़ से गुजर रही थी, लेकिन राजीव ने मेरी एक भी नहीं सुनी। वे कहने लगी, लेकिन मैं तो राकेश से साफ कह दूंगी, अगर जेठ जी ने ये रवैया रखा तो मैं उससे कहूँगी कि अलग घर ले। वही झगड़ा फिर से शुरू हुआ था जो कि मेरे और राजीव के बीच हो रहा था। राकेश कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ 3 साल बाहर दिल्ली में अकेले ही रह चुका हूँ, अब मेरे घर तुम क्या आई हो। 2 दिन भैया को रोटी क्या बनाकर देनी पड़ी, तुमने एक नया ड्रामा शुरू कर दिया है। वही बहस हुई थी जो राजीव की मेरे साथ होती थी। रानी डिवोर्स मांगने लगी थी। उस रात राजीव जब कमरे में आया तो काफ़ी चुपचाप सा था। मैंने कहा, राजीव अभी भी आप यही कहेंगे कि मैं गलत थी। जो शिकायत मुझे भैया से थी वही आज रानी को भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो भैया भी गलत हैं। मैं आपको सच कह रही हूँ, उन्हें एक पत्नी की ज़रूरत है। बेशक उनकी उम्र 45 साल की है। आपको तो चाहिए था कि अपनी भाभी की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही उनकी शादी करवा देते, ताकि वह हमें सच में बहू ही समझते। मेरी बात शायद अब राजीव की अकल में आई थी। एक बार उन्होंने भैया से दूसरी शादी के लिए कहा तो पहले तो वे नाराज़ हुए। कहने लगे, मैं इस उम्र में शादी करूँगा क्या, तुम लोगों का दिमाग ख़राब है। राजीव ने कहा कि एक विधवा औरत है, अगर आप सहारा देंगे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। वह औरत भी 42 साल की और भैया के रहमो करम पर पड़ी बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही है। पहले तो भैया ने नखरे दिखाए, लेकिन फिर 4-5 दिन बाद खुद ही कहने लगी कि ठीक है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ। कुछ ही दिनों में उससे मेरे जेठ जी की शादी हो गई थी और इससे ये फ़र्क पड़ा कि घर का माहौल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। राजीव मुझे खुद कहते थे कि तुमने ठीक कहा था, भैया को एक पत्नी की ज़रूरत थी। मेरी नई जेठानी भैया का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। अब मेरे जेठ जी को हम पर कोई आपत्ति नहीं उठती थी। हमारे समाज में ये चीज़ें भी बहुत आम हो गई हैं। अगर भैया की उम्र ज़्यादा हो जाए तो उन्हें दूसरी शादी नहीं करने देते, और जिसकी वजह से ऐसी मुश्किलों का सामना आने वाली बहुओं को करना पड़ता है, जैसे ही मुझे और रानी को करना पड़ा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।